हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। तो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लाइमेट चेंज बुक और आज हम इसका सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड चैप्टर का नाम है लद्दाख ही नहीं हम सब जल रहे हैं और इसमें जो भी कुछ बातें लिखी हुई है इस चैप्टर में वो 2024 की हैं। तो प्रश्नकर्ता आचार्य जी से बोलते हैं कि आचार्य जी, सोनम वांगचुक जी क्लाइमेट चेंज पर एक क्लाइमेट फास्ट कर रहे हैं और ये मुद्दा इतना महत्वपूर्ण है जहाँ पर वो इस पृथ्वी के साथ जो भी कुछ हो रहा है उसको लेकर जागरूकता बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पर मैं देख रहा हूँ कि उनके सारे प्रयासों के बाद भी उन्हें आम आदमी से इतना समर्थन नहीं मिल पा रहा है। ऐसा क्यों? तो आचार्य जी बोलते हैं, आम आदमी को पहले पता तो होना चाहिए ना कि क्लाइमेट क्राइसिस पूरा है क्या, तब समर्थन देगा ना। वो जो कर रहे हैं सोनम वांगचुक जी, वो तो एक मुद्दे पर कर रहे हैं। उस मुद्दे से जब इस देश के आम आदमी का कोई रिश्ता ही नहीं है तो लोगों की नज़र में ये एक छोटी सी बात है। वैसे भी लद्दाख दूर दराज का इलाका है, आबादी भी वहाँ बहुत कम है, एक छोटे शहर जितनी पूरे लद्दाख के विस्तार की आबादी है। आम आदमी को अगर पता हो कि दुनिया में अगर अभी 800 करोड़ लोग हैं और उसमें से 300 करोड़ लोग हैं वर्तमान में ही जिनको ठीक खाना नहीं मिल पाता है, 240 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको खाना मिल भी पाएगा कुछ निश्चित नहीं है, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, और लगभग 80-90 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अनिवार्यतः भूखे सोते हैं। ये बात आम आदमी को पता है क्या? इसका क्लाइमेट से क्या रिश्ता है ये अभी बताऊंगा। 800 करोड़ की दुनिया की आबादी है, उसमें से 300 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको खाना मिल तो रहा है पर वो खाना पोषण में कमज़ोर है, ठीक ठाक नहीं है। वो खाना खा कर के आप एक स्वस्थ ज़िंदगी नहीं जी सकते। 240 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका पक्का नहीं होता कि उन्हें खाना मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, और 80-90 करोड़ ऐसे हैं जिनका पक्का होता है कि उनको खाना नहीं मिलना है। तो आचार्य जी यहाँ पे बता रहे हैं कि दुनिया की 800 करोड़ की आबादी है जिसमें से 300 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको खाना मिलता तो है पर वो खाना पोषण में कमज़ोर होता है, वो खाना ठीक ठाक नहीं होता और उस खाने को खाकर आप स्वस्थ ज़िंदगी नहीं जी सकते। और 240 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा ये कोई निश्चित नहीं है, और 80-90 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको पक्का पता है कि उनको खाना नहीं मिलेगा और वो भूखे ही सोते हैं। और क्लाइमेट चेंज से जो प्रमुख फसलें हैं सबकी सब गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, इनकी उपज में 15 से 25% की कमी आनी है। और ये सारी की सारी कमी जाकर किन के ऊपर टूटेगी? उन्हीं के ऊपर जिनकी परचेजिंग पावर सबसे कम है। साधारण डिमांड और सप्लाई का नियम तो जानते हो ना, जब किसी चीज़ की सप्लाई कम होती है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है और प्राइस बढ़ेगा तो कौन नहीं खरीद पाएगा? जो गरीब है वो नहीं खरीद पाएगा, और जो गरीब है वो वैसा है जो अभी ही खाने को नहीं पा रहा है। और जो दुनिया के 80-90 करोड़ लोग हैं जो रोज़ भूखे सोते हैं उनमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत में है, और यही लोग हमारे भारतीय लोग ही जो या तो भूखे सो रहे हैं या जिनको खाने की आपूर्ति की भी कोई गारंटी नहीं है, या जिनको खाना मिलता तो है पर ऐसा नहीं होता कि उसमें सब पोषक तत्व हो। उन्हें ही कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि क्लाइमेट चेंज के साथ क्या होने जा रहा है। अरे होगा, कोई आमरण अनशन कर रहा होगा, हमें क्या लेना देना। तुम्हें ये लेना देना है कि तुम भूखे मरने वाले हो क्लाइमेट चेंज से। खेतों में फसलें उगनी बंद होने वाली है और जिनकी वजह से खेतों में फसलें उगनी बंद होगी उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। उनके पास बहुत पैसा है, अपनी आमदनी का वो खाने पर 1 या 2% खर्च करते हैं, बस उनके पास इतना पैसा है। वो 2% पहले खाने पर खर्च करते थे, अब 3% खर्च कर लेंगे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। खाने पर सबसे ज़्यादा अपनी आमदनी के अनुपात में वह गरीब आदमी करता है। अमीर आदमी अपनी आमदनी का 1 या 2% खाने पर खर्च करेगा और गरीब आदमी अपनी आमदनी का 60-70% लगाता है खाने पर। जब खाना महंगा हो जाएगा
क्योंकि आपूर्ति कम हो जाएगी तो इन गरीबों का क्या होने वाला है। आचार्य जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि जिनकी वजह से सब कुछ होने वाला है, अमीर लोगों की वजह से, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो अपनी आमदनी का 1 या 2% ही खाने पर खर्च करते हैं, और जो गरीब लोग हैं जो वो अपनी आमदनी का 60 से 70% खाने पर खर्च करते हैं। हम तो वैसे भी इस बात पर बड़ा फ़ख्र अनुभव करते हैं ना कि भारत में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना दिया जाता है। ये वो लोग हैं जिनके पास खाने के पैसे नहीं हैं। हमारी 2/3 आबादी ऐसी है जिसके पास ठीक से खाने के पैसे नहीं हैं, और क्लाइमेट चेंज की गाज सबसे ज़्यादा उन पर गिरने वाली है, लेकिन उनको झुंझुना थमा दिया गया है। तमाम तरीके के मनोरंजन दे दिए गए हैं, धार्मिक कलाबाजियाँ दे दी गई है, और उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि भविष्य उनके लिए कितना भयावह है। और ये भविष्य भयावह किनके कारण होने जा रहा है? उनके कारण होने जा रहा है जिनके पास पहले ही पैसा है और जो और पैसे की हवस में लद्दाख जैसी जगहों का दोहन करना चाहते हैं। जैसे हसदेव को जानते हो ना, वहाँ क्यों काटे जा रहे हैं जंगल? इसलिए थोड़े ही काटे जा रहे हैं कि धूप नहीं आती, ठंड बहुत लगती है, जंगल काट दो धूप आएगा। वहाँ इसलिए काटा जा रहा है कि नीचे खनिज हैं, मिनरल्स हैं, उनको निकालना है। वैसे ही लद्दाख में भी कुछ क्षेत्र हैं जो मिनरल रिच हैं, इसलिए लद्दाख को स्वायत्तता नहीं दी जा रही है। वो सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि भाई हमारी जगह है, हमें देखने दो कि हमें इसका करना क्या है। सरकार कह रहे हैं नहीं, हम देखेंगे, जो दोहन करेंगे वहाँ पर जाकर के उन मिनरल्स का उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो भूखे नहीं मरने वाले। लेकिन जो बेकसूर हैं, गरीब है, जो भूखा मरने वाला है क्लाइमेट चेंज की वजह से, ये बात हमें समझ में नहीं आ रही है। भाई फसलें एक निश्चित तापमान पर होती है और फसलें एक निश्चित गर्मी पानी के पैटर्न पर होती है। ये नहीं जानते हो क्या? खड़ी फसल पर पानी पड़ जाए क्या होता है, और जिन दिनों में बीज डालना है, बुवाई होनी है, उन दिनों में अगर पानी पड़ जाए तो क्या होता है, और पानी न पड़े तो क्या होता है? ये सब नहीं जानते हो क्या? वो पूरा जब वेदर पैटर्न नष्ट हो जाएगा तो कौन सी फसल होने वाली है। 365 में से 314 दिन एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के थे पिछले साल भारत में, यानी कि 2023 में। 365 में से 314 दिन, माने एक भी दिन ऐसा नहीं था जब देश में कहीं ना कहीं कोई एक्सट्रीम वेदर इवेंट ना हुआ हो। एक्सट्रीम वेदर इवेंट क्या होता है? 2 तरीके का होता है। एक होता है तापमान का और एक होता है बरसात का, टेम्परेचर और रेनफॉल। इसमें आप फिर साथ में साइक्लोन, चक्रवात वगैरह भी जोड़ सकते हो। या तो गर्मी बहुत ज़्यादा है कहीं ना कहीं, या बारिश बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है कहीं ना कहीं, या फिर कहीं पर ज़बरदस्त अंधड़ तूफान चल रहा है, इसमें फसलें होंगी। आचार्य जी बोल रहे हैं कि 2023 में एक्सट्रीम वेदर इवेंट था, तो उसमें क्या होता है कि कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, या फिर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, या बारिश बहुत कम होती है, या फिर आंधी तूफान ज़्यादा आते हैं, तो इसमें फसलें कैसे होंगी। पर आम आदमी को ये बात समझ में नहीं आ रही है। आम आदमी मनोरंजन में व्यस्त है। आम आदमी के पास दूसरे मुद्दे हैं। कह रहा है चुनाव आ रहा है, चुनाव आ रहा है, इसमें और तमाम तरीके के टीवी में आ रहे मनोरंजन वो देखने हैं। अभी मैंने खाने की बात की, ये जब हम भूखे लोगों की बात कर रहे हैं, बड़ा एक रोचक, दुखद लेकिन रोचक आपके सामने आंकड़ा रखा जा रहा है। दुनिया में करीब 50-60 करोड़ बच्चे हैं जो कुपोषित हैं, और उन 50-60 करोड़ में से 10-20 करोड़ ऐसे हैं, या 8-10 करोड़ जिनको वेस्टेड कहते हैं, कुपोषित है, उन्हें स्टंटेड बोल देते हैं, और जो उनमें भी गई गुजरी हालात में हैं उन्हें बोलते हैं वेस्टेड। और जितने वेस्टेड बच्चे हैं दुनिया में, लगभग उतने ही ओबीस, मोटे और ओवरवेट बच्चे भी हैं। माने एक तबका है जिनके पास इतना ज़्यादा है कि उसमें बच्चे की समस्या ये है कि ऐसे मोटे मोटे थुल निकल रहे हैं, और एक बहुत बड़ा तबका है जिसके बच्चे के पास खाने को नहीं है। जिनके खाने को नहीं है उनकी तादाद बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। ये जिन भूखे लोगों की मैंने बात की है
आपको क्या लगता है दुनिया ज़्यादा संपन्न है, समृद्ध है? जिन भूखे लोगों की मैंने बात की है, पिछले 5 साल में उनकी तादाद में 20 करोड़ की वृद्धि हो गई है। आचार्य जी बता रहे हैं कि पिछले 5 साल में ऐसे लोगों की संख्या में 20 करोड़ की वृद्धि हो गई है। दुनिया में भूखों की संख्या बढ़ती ही जा रही है और इसका बहुत बड़ा कारण क्लाइमेट चेंज है। हम भूखे मर रहे हैं, हमारे भाई बहन भूखे मर रहे हैं और उसका कारण क्लाइमेट चेंज है और हम उसकी बात भी नहीं करना चाहते। ये मैंने अभी खाने की चीज़ों की बात की, अब पीने की चीज़ पर आ जाओ। पानी। दुनिया के 100 शहर है जिसमें एक्सट्रीम वाटर स्केर्सिटी, अत्यधिक पानी की किल्लत होने वाली है। वो जो बेंगलोर में अभी देख रहे हो ना, वो चीज़, और उसमें से 30 शहर भारत में हैं और भारत के 30 शहरों में बेंगलोर का नंबर तो टॉप 10 में आता भी नहीं है या शायद 10वें नंबर पर होगा। और हमें होश नहीं है, हम सिर्फ भूखे ही नहीं प्यासे मरने वाले हैं। और अगर इस बात के लिए कोई आंदोलन हो रहा है तो हमारे कान पर जू नहीं रेंग रही है। ठीक बोल रहा है। प्रश्नकर्ता बोलते हैं इस लिस्ट में 10वें नंबर पर है बेंगलोर और इसके अलावा भारत के 30 शहर हैं इसमें। मैं इनके नाम लूँ अभी यहाँ पर। आचार्य जी बोलते हैं हाँ, कम से कम लो, पहले 5 हैं उनके तो ले लो। तो प्रश्नकर्ता 5 शहरों के नाम लेते हैं जिसमें पहले नंबर पर है जयपुर, दूसरे नंबर पर है इंदौर, तीसरे नंबर पर है थाने, चौथे नंबर पर है बड़ौदा और 5वें नंबर पर है श्रीनगर। और इसके अलावा फिर बाकी अन्य राज्यों में भी अलग अलग शहर हैं। तो आचार्य जी यहाँ पे बता रहे हैं कि दुनिया के 100 शहर हैं जिनमें अत्यधिक पानी की किल्लत होने वाली है और हम भूख के साथ साथ प्यासे भी मरने वाले हैं, जिनमें से 100 शहरों में से 30 शहर भारत के हैं, जिनमें पहले नंबर पर आता है जयपुर, दूसरे नंबर पर आता है इंदौर और तीसरे नंबर पर आता है थाने और चौथे नंबर पर आता है बड़ौदा और 5वें नंबर पर आता है श्रीनगर। तो आचार्य जी बोलते हैं हम भूखे और प्यासे दोनों मरने वाले हैं। बस ये है कि जिनके पास पैसा है वो कहेंगे चलो पानी की बोतल 1000 रुपये की भी आ रही है तो ले लेते हैं, और गरीब क्या करेगा? और भारत देश तो अभी भी गरीबों का ही है। फिर याद करिए कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना दिया जा रहा है, माने सब गरीब हैं, इनका होने क्या वाला है? हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा हमारा क्या होने वाला है। हमें तरह तरह के नशे दे दिए गए हैं और हम उनमें धुत हैं। हम क्लाइमेट चेंज के इतने तरह के उपद्रव हैं, ऐसे ऐसे परिणाम हैं, मुझे समझ में नहीं आता मैं कौन सा छोर पकड़ूं, कहाँ से बात शुरू करूं। गाइस, मैंने पहली बार जब ये चैप्टर पढ़ा था ना तो मैं ये चैप्टर पढ़ के एकदम डर गई थी, क्योंकि इसमें इतने भयानक भयानक आंकड़े आचार्य जी ने इसमें लिखे हुए हैं। सूखने से पहले बाढ़ आएगी, क्योंकि जब ग्लेशियर पिघलेगा तो पहले क्या आती है? बाढ़। तो पहले बाढ़ आएगी, फिर एकदम पूरा सूखा पड़ जाना है। जिस लद्दाख की वहाँ पर बात हो रही है भाई, वो हिमालय का हिस्सा है। जब ग्लेशियर पिघलेगा तो पहले क्या होगा? भारत में 150 करोड़ की आबादी में से आधी से ज़्यादा जो हिमालयन रिवर्स है उन पर आश्रित है पूरा उत्तर भारत, और ज़्यादातर उत्तर भारत की नदियाँ हिमालय से ही अपना पानी पाती है। जब इतनी तेज़ी से ग्लेशियर पिघलेगा तो बाढ़ आएगी और उसके बाद कुछ नहीं बचेगा। अपनी नदियाँ देखने को तरस जाओगे, नदियाँ नहीं रहेंगी। और ये बहुत आगे की बात नहीं हो रही है, ये बात अभी की कर रहे हैं। ये सब कुछ अगले कुछ सालों में, कुछ दशकों में होने जा रहा है। तो आचार्य जी यहाँ पे बता रहे हैं कि भारत की 150 करोड़ की आबादी में से आधी से ज़्यादा जो हिमालयन रिवर्स हैं उन पर आश्रित हैं पूरा उत्तर भारत, और उत्तर भारत की जो नदियाँ है वो हिमालय से ही अपना पानी पाती है। और जब ग्लेशियर पिघलेगा तो बाढ़ आएगी और बाढ़ के बाद एकदम सूखा पड़ जाएगा, तो हम लोग नदियाँ देखने को एकदम तरस जाएंगे। लद्दाख में ग्लेशियर्स के पिघलने के कारण जो वहाँ की झीलें हैं और तालाब है वो खतरनाक स्तर तक भर गए हैं। जब उतना भर जाते हैं तो फटते हैं, जब फटते हैं तो निचले इलाके में बाढ़ आती है। वैसे ही कुछ हुआ है कुछ साल पहले, कितने साल पहले आप देख लीजिएगा कि वहाँ पर एक भारी झील भर गई थी। तो उन्होंने ही, सोनम वांगचुक ने कहा कि एक दूसरे तरीके से इसमें साइफनिंग कर देते हैं पानी की। सरकार ने बात नहीं मानी, सरकार ने उसमें ब्लास्ट कर दिया
ब्लास्ट कर दिया तो नीचे खूब तबाही आई, फसलें उड़ गई, पुल उड़ गए, जान माल की तबाही हुई, हर तरह की तबाही हुई। फिर बाद में सिक्किम में भी वैसी स्थिति आई तो उसमें बुलाया गया और उनको कहा गया कि आप जिस साइफनिंग की बात कर रहे हैं वो कर दीजिए ताकि जल स्तर थोड़ा कम हो जाए तो बच जाए हम। बात समझो, आप नहीं समझ सकते कि कितना बर्फ़ जमा है इन हिमनद में। इन्हें हिमनद बोलते हैं कि एक नदी में कुल जितना पानी हो सकता है उतना पानी एक ग्लेशियर में है, और वो पानी जब पिघलेगा तो क्या होगा, कैसी तबाही आएगी। और वो पिघल रहा है, और उसके पिघलने से मैं आपसे पहले भी बता चुका हूँ, एक बहुत गंदा फीडबैक साइकिल शुरू होता है। बर्फ़ का रंग सफ़ेद होता है। बर्फ़ पर जब धूप पड़ती है तो बर्फ़ उसको वापस रिफ्लेक्ट कर देती है, लेकिन जैसे जैसे बर्फ़ पिघलती जाती है और बहुत तेज़ी से पिघल रही नहीं है, पिघल चुकी है, वैसे वैसे बर्फ़ के नीचे जो मिट्टी और चट्टानें हैं वो एक्सपोज होते जाते हैं और वो सूरज की रोशनी को सोखते हैं। बर्फ़ नहीं सोखते, वो सोखते हैं। जब वो सोखते हैं तो गर्म होते हैं, जब वो गर्म होते हैं तो बर्फ़ और पिघलती है, जब बर्फ़ और पिघलती है तो चट्टानें और ज़्यादा एक्सपोज होती है, और जब चट्टानें और ज़्यादा एक्सपोज होती हैं तो ज़्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब करती हैं, और जब वो ज़्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब करती हैं तो बर्फ़ और पिघलती है, बर्फ़ पिघलती है तो चट्टानें ज़्यादा एक्सपोज होती हैं। ये एक ऐसे नेगेटिव फीडबैक साइकिल चलता जाता है, और वहीं जो पानी है वो पिघल रहा है, अब उस पर धूप पड़ती जाती है और तापमान बढ़ता जाता है। जो पानी क्या बन जाता है, भाप, वाटर वेपर, H2O, और H2O अपने आप में ग्रीन हाउस गैस होती है। ग्रीन हाउस गैस कोई सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड थोड़े ही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड से कहीं ज़्यादा बड़ी ग्रीन हाउस गैस मीथेन है। N2O, H2O, ये सब ग्रीन हाउस गैसेज हैं। ओशियंस हमारे कार्बन सिंक, कार्बन अवशोषक हुआ करते थे, वो अब कार्बन सिंक की जगह कार्बन एमिटर्स, कार्बन उत्सर्जक बन गए हैं, क्योंकि पानी कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है, लेकिन उनका तापमान इतना बढ़ गया है कि अब वो कार्बन एमिटर्स होते जा रहे हैं। समुद्रों का अम्लीकरण, बात कुछ कुछ समझ में आ रही है। पानी का जल स्तर, अब ये जो पिघलेगा पानी, ये जो बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, ग्लेशियर सिर्फ लद्दाख में नहीं हैं, हम आर्कटिक की, अंटार्कटिक की तो बात करेंगे। वहाँ से जो पिघलता है पानी वो जाता है समुद्रों में, और उससे समुद्रों का जल स्तर क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आपको क्या लग रहा है, हमारे बम्बई जैसे शहर बचने वाले हैं क्या? जितने हमारे तटीय शहर है, चेन्नई, मुंबई, इन सब की जनसंख्या बहुत खतरे में जा चुकी है। वो खतरा कहीं से टल नहीं रहा है। हम अपने अंत की तरफ तेज़ी से दौड़ रहे हैं। हम विनाश की ओर सिर्फ जा नहीं रहे, विनाश की तरफ तेज़ी से जा रहे हैं। जो क्लाइमेट गोल्स हमने अपने लिए निर्धारित करे थे, क्लाइमेट गोल्स ये कि हमें रोकना है 1.5 डिग्री पर, जो एवरेज राइट इन टेम्परेचर है उसको 1.5 डिग्री पर अगर रोकना है तो आज आप जितना एमिशन करते हो कार्बन डाइऑक्साइड का, उससे लगभग 42% कम, माने आधा करना पड़ेगा। वर्ष 2030 तक आपको लग रहा है कोई भी सरकार दुनिया भर में गंभीर है ये करने में? 1.5 डिग्री छोड़ दो, अगर 2 डिग्री पर भी रोकना है तो उसमें तो आपको 28% कम करना पड़ेगा। कम छोड़ दो, वो तो बढ़ रहा है, माइनस में जाने की जगह वो तो और प्लस में जा रहा है। लेकिन आम आदमी को इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आम आदमी के पास झुंझुने हैं और वो न जाने कहाँ पर मग्न हैं। वो कौन से उनके पास मुद्दे हैं, देखो ना टीवी में, सोशल मीडिया में कौन से मुद्दे चल रहे हैं। उनसे क्लाइमेट चेंज की बात करो तो कहते हैं अफवाह है। यही होंगे जो मरेंगे सबसे पहले। पिछले 40 सालों में हम अपनी आधी से ज़्यादा वन्य जीव खत्म कर चुके हैं। क्यों? वनों की कटाई, जो कि क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा कारण है। आप ये समझ पा रहे हो, पृथ्वी पर जीव जंतुओं की जितनी प्रजातियां हैं उनमें से आधी से ज़्यादा हमने सिर्फ पिछले 40 साल में ख़त्म कर दी है, हमेशा के लिए। आचार्य जी यहाँ पे बता रहे हैं
कि इस पृथ्वी पर जीव जंतुओं की जितनी प्रजातियां थी उनमें से आधी से ज़्यादा हमने पिछले 40 सालों में ख़त्म कर दी है हमेशा के लिए। वो अब कभी लौटकर नहीं आएंगे और ख़त्म करने की दर हर साल के साथ बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमें अपनी आबादी बढ़ानी है। आम आदमी तो इसमें लगा हुआ है ना, मैं, मेरा घोंसला, घोंसले में मैं, मेरी चिड़ैया और हमारे अंडे। इस पूरी चीज़ का सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या। एकमात्र कारण आप कह सकते हो जनसंख्या है, बाकी आप पुनर्चक्रण और प्लास्टिक और इस तरह के झुंझुने बजाते रहो, इससे कुछ नहीं होगा। मैं आपको वो दिखा चुका हूँ कि ये इस तरह के झुंझुने आप बजाते हो ना और बोलते हो मैं क्लाइमेट चेंज रोकने के लिए ये सब कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ कि 1 किलोमीटर गाड़ी कम चलाता हूँ और मैं घर में इस तरह के बल्ब लगाता हूँ और मैं प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करता हूँ। इन सब कामों को मिलाकर के भी 5% फ़र्क नहीं पड़ना, 95% फ़र्क पड़ना है आबादी से। आबादी नहीं कम होगी तो इस महाविनाश को आप नहीं रोक सकते हो। तो आचार्य यहाँ पे बता रहे हैं कि फ़र्क पड़ेगा तो सिर्फ आबादी से पड़ेगा। अगर आबादी कम नहीं होगी तो इस महाविनाश को हम नहीं रोक सकते। गाइस, ये चैप्टर बहुत बड़ा है, इसलिए मैंने इस वीडियो में आधा चैप्टर ही पढ़ा है। बाकी का आधा चैप्टर हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।